आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी पीएचडी जैसी प्रोक्टाइल्टी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या का प्रैक्टिस सेट का पहले। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? इसका आपको जवाब दिए गए विकल्पों में देखिए, तत्पुरुष का ही एक भेद होता है, अलुक तत्पुरुष। विकल्प 2 को चुन लिया आपने तो राजा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है आपका, राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कौर है? जैसा कि आपको विदित है, संज्ञा के जिस रूप से तुलना, अलगाव या समानता का भाव प्रकट हो वहां पर आपादान कारक होता है। जैसे वह घर से बाहर गया, हिमालय से यमुना निकलती है या गंगा निकलती है, तो यहाँ पर विकल्प 2 के साथ आप जाकर के राइट आंसर। बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परमो धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। संरचना के आधार पर यह मिश्र वाक्य है। विकल्प 4 राइट आंसर। पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कौन सा बनेगा? जवाब में आपने संकेतवाचक वाक्य विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद है? और जवाब में आपने अव्यय पदबंध विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि काजू शब्द संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से या किस भाषा का शब्द काजू है? छठवें प्रश्न का सही जवाब पुर्तगाली भाषा विकल्प 4 को चयनित करके राइट आंसर। सातवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 आपका है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत की रचनाकार। जवाब में मैथिली शरणगुप्त विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चयन। ना समझ को उपदेश देना विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसमें? इतना शब्द विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपका है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाए? और 10वें प्रश्न का सही जवाब संचारी भाव विकल्प 1 को चुन लिया। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द?
मक्खी विकल्प को चुन लिया तो रहेगा। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण। विकल्प 4 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चयन करिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल है, के लिए एक शब्द है। और इस प्रश्न का जवाब आपने आशु कवि विकल्प 4 का चयन किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थवेद का चयन करिए। अभिराम और अभिराम दोनों सुनने में तो समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अर्थ में इनमें अंतर होता है। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम मतलब बिना रुके हुए, लगातार। विकल्प 4 के साथ आप जाते हैं। राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन। देखिए यहाँ तारे शब्द जो है 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग। तो यमक अलंकार आएगा यहाँ पे। तारे अनिष्टा नक्षत्रों के संदर्भ में, और तारे यानी तारना, कल्याण करना। यमक अलंकार के साथ आप तीसरे विकल्प पर आ गया। 16वां प्रश्न है आपका कि दीपक दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है? समता सूचक शब्द आपका यह वाचक शब्द कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है, द्विज शब्द का विलोम क्या बनेगा? और द्विज शब्द का विलोम आपने वक्र को चुना। राइट। 18वां प्रश्न है, रसाल शब्द का अर्थ बताइए। रसाल शब्द का अर्थ क्या होगा? आम सेलेक्ट करके राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक सम्मान में कारक। तो अधिकरण सेलेक्ट करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा शब्द आपसे पूछेगा। और 20वें प्रश्न का राइट आंसर वकील सेलेक्ट किया आपने, तो राइट आंसर है विकल्प क्या? 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कर। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। 21वें प्रश्न में सेलेक्ट कर लिया है आपने, उसने खाना खाया और सो गया, विकल्प 3 को राइट आंसर के साथ। 22वां प्रश्न, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? तो गण जो है आपके 8 होते हैं। तिरंगा शब्द में समास पूछा जा रहा है, और संख्यावाचक शब्द के साथ आप विकल्प 2 को चले गए, तो राइट आंसर द्विगु समास है। अगला प्रश्न,
इस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। 24वें प्रश्न का सही जवाब अस्थाई भाव विकल्प 4 का चयन किया आपने। 25वां प्रश्न है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार। तो आपने कर्ता कारक विकल्प 4 को चुना। राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोकोक्ति नीचे लोकोक्तियां और उसके अर्थ दिए गए हैं, इसमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करें। तो आगे नाथ न पीछे अगहा, इसका अर्थ दिया गया है कि बंधनहीन होना। तो 3-13 होना का संगठित होना नहीं होता, असंगठन या असंगठित होना हो जाएगा। यानी 3-13 होना का अर्थ क्या होगा? बेमेल होना। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। टक्स, एक टकसाल के टले हैं, सब एक जैसे हैं, और आंख के अंधे कांट के पूरे, यानी मूर्ख लेकिन धनवान। 27वां प्रश्न क्या है, कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करें। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान। सही जवाब क्या बनेगा? जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। विकल्प 3। अभ्यांतर का सही अर्थ जवाब हो जाएगा किसी वस्तु का भीतरी भाग। अगला प्रश्न है कि छायादार शब्द इसका उदाहरण है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिए, ये जो पूज्यनीय शब्द लिखा गया यह त्रुटिपूर्ण है। पूजनीय नहीं, इसका शुद्ध रूप होता है पूजनीय। 31वां प्रश्न है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? जवाब में विकल्प 3 को चुना आपने, अर्थांतर न्यास को राइट। अब संख्या गमन का सही संविच्छेद क्या होगा? और 32वें प्रश्न का सही जवाब। तो संख्या होना चाहिए, संख्या सखी का आगमन एक के साथ आप चले गए तो क्या? अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब आपने प्रेमिका को सेलेक्ट कर लिया है, तो विकल्प 4 के साथ आप प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आते? श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव गौरी मिश्र आते हैं। विकल्प ए के साथ आप गए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? 35वें प्रश्न का सही जवाब राम दरबारी को चुना आपने, तो विकल्प दो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? और 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प के रूप 10 गुण आपने चुन लिया पड़ेगा। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है आपसे। चंदायन मुला राउत की रचना है और इसका रचनाकार 1379। मृगावती कहीं कहीं 1501, कहीं कहीं 1503 है। और पद्मावत 1540 की है। मधुबन की रचना है मृगावती, पद्मावत आपने मोहम्मद जैसी की। और 1545 की है पद्मावती मंजरी। एक विकल्प राइट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आगे आपको रचनाओं को रचनाकारों के साथ रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कर लीजिए। राजस्व के साथ सितारे इंद्र की रचना इसमें से कौन सी है? तो भूगोल हस्तामलक विकल्प 5। लक्ष्मी सागर वासवानी जी का इसमें संबंध है। फोर्ट विलियम कॉलेज और मिस्र बंद हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। विकल्प 4 है। रामविलास शर्मा का इसमें कौन सा है? भारतीय संस्कृति और हिंदी दोस्त। भाषा और संवेदना का विकास तो इसका आंसर त्रिवेदी जी का। अगला प्रश्न निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ मिलान कर ले। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहायता श्रीकांत वर्मा की रचना इसमें माया दर्पण। माया दर्पण माया दर्पण का प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी और आत्महत्या के विरुद्ध भी 1967 ईस्वी की रचना है। 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना परशुराम की प्रतीक्षा इसमें है। रामधारी से सुनकर फूल नहीं रंग बोलते हैं चर्चित रचना केदारनाथ अग्रवाल की है 1965 ईस्वी। तो विकल्प आपका 3, 1, 5 फिर मिलान करना है इसको। कवि से मिलान निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ मिलान कर। चौथा विकल्प युग धारा नागार्जुन की रचना है 1953 ईस्वी की। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है 1962 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है। सतपुड़ा के जंगल भवानीनाथ मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो हो जाएगा अवहट विकल्प 4 राइट आंसर।
उस वेदांत किस शताब्दी के कवि थे? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब 10वीं शताब्दी को चूक करके आपने राइट है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब परांपा को चुना आपने। विकल्प दो इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब सूरदास। चकी संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश को चुना आपने। मृगावती के रचनाकार कुतुबन को चुना आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्योक्ति किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संगीत विरत विवेक विवेक या मानस की पंक्तियां। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सत्य शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजनारस विरस उल्टी कहत में। 48 का सही जवाब देव को चुना आपने राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब तो राधा कृष्णदास का नाटक कौन सा नहीं है? जवाब में विकल्प दो को चुनिए आपने राइट आंसर। ये किसका है? राधा कृष्णदास का नाटक। और श्रीनिवास दास का तो नाटकों में लाला श्रीनिवास दास के नाटकों में गंभीर फिल्मों में दत्ता सम्मान और पहली बार आला दुकान नाटक माना जाता है रणवीर फिल्म को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रमोद चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारत दुर्दशा विकल्प 3 भाई साहब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनिवास त्रिपाठी का नहीं है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब नहुष विकल्प 3 को चुनाव में रखा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित साहित्यवादों का सही अनुक्रम बताइए। जवाब में आपने छायावाद 1918 से 1936 तक का समय है। 1918 से 1936 प्रगतिवाद 1936 से 1943। इसके बाद प्रयोगवाद आपका ये है। प्रयोगवाद 1943 से 1953 तक। शपथवाद आपका आता है 1956 से। और विकल्प छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद फसल। आगे बढ़ते हैं देखते हैं दो क्वेश्चन। अगला प्रश्न है रचना काल के देश से निम्नलिखित कृतियों का सही उत्तर। संख्या कितना? अयोध्या सिंह उपाध्याय अनुरोध की रचना प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की है। और मैथिली शरण गुप्त की 1931 ईस्वी की रचना है शाके। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है 1938। कृष्णायन द्वारिका प्रसाद रचना है 1945। कल्प इसमें आपका बनेगा प्रिय प्रवास
शाकिर, तुलसीदास और कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करिए। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन है और इसकी पात्र है मंडलिक। देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है 1928 ईस्वी का, 1928 ईस्वी का ये जयशंकर प्रसाद का नाटक। मोहन राकेश का यह नाटक है, मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी। तिलवती पात्र है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और शर्मिष्ठा देहांतर नाटक की पात्र है सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। नाटक और प्रकाशक वर्षापत 1975 ईस्वी। शर्मिष्ठा देहांतर नाटक की पात्र है नंद किशोर आचार्य का यह नाटक है। 1987 ईस्वी इसका प्रकाशन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कर। रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी का, उसका है बाबा नागार्जुन। भारती परिकथा मणिकरनाथ रेणु का 1957 ईस्वी का, मणिश्वरनाथ रेणु का है। तब तक पुकारो रामजी राघव जी का है। तब तक पुकारो रामजी राघव का है 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। और पानी के पहुंचिए राम दर्शन 1961। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि बिहारी किस धारा के कवि। गणित सिद्ध काव्य धारा विकल्प एक पर आधारित। प्रेमचंद किस प्रभुत्व के उपन्यासकार हैं? कौन संख्या 57 का सही जवाब। विकल्प 3 को चुन लिया आपने, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी का प्रभाव हिंदी के किस काव्य धारा में दिखाई देता है? जनसंख्या अठारह का सही जवाब। इनको चुनना है छायावाद तो। और अब जो टिटोल वाले प्रश्न की दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से विकलित हैं? क्रम संख्या 59 का सही जवाब। तुलसीदास, विकल्प 3 को चुना से राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है जो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई पहली कहानी है। और सरस्वती पत्रिका में यह 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि रंग में भंग काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो रंग में भंग काव्य कृति राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन साहित्य जो है में किस प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर आपको बताना है
द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं रही है? तो इसमें काव्यात्मकता विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैचारिकता, इतिवृत्त्यात्मकता और गद्यात्मकता ये द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्तियां रही हैं। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अग्निगर्भा सेलेक्ट किया तो अग्निगर्भा विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया उपन्यास जो है वह त्याग पत्र है। वैसे तो इसमें से कल्याणी, परख और सुनीता सभी उपन्यास जैनेन्द्र कुमार के ही हैं, लेकिन त्याग पत्र पर फिल्म बनी थी और इस पिक्चर का नाम भी था फिल्म का त्याग पत्र। अगला प्रश्न, मृणाल किस उपन्यास की स्त्री चरित्र का नाम है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया त्याग पत्र विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर है। सेवा सदन में सुमन है, स्त्री पात्र में गोदान में धनिया है, प्रमुख स्त्री पात्र में शेखर एक जीवनी में शशि है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में किस गांव की जीवन गाथा है? तो मैला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया और जवाब में आपने मेरीगंज चुना तो ये विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है, जो कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया मैला आंचल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा नहीं गया, रचित नहीं है? तो इसमें जो है पूर्वा पर उपन्यास जो है यह रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया है। रमेश चंद्र शाह द्वारा झूठा सच, अमिता और दादा कामरेड ये उपन्यास लिखे गए हैं यशपाल द्वारा। अगला प्रश्न, टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक कौन है? तो भैया शुक्ला से शुक्ल जी को मत पकड़िएगा आप, यह राही मासूम रजा का है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज जैसी रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राही मासूम रजा की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर, सूर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने उत्तर प्रदेश चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। कबीरदास का जन्म काशी में, सूरदास का मथुरा में हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली में, प्रेमचंद्र का वाराणसी में, हरिवंश राय बच्चन का इलाहाबाद में हुआ है। ये सारे ही रचनाकार यूपी उत्तर प्रदेश से हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो इसमें ब्रज भाषा, अवधी और कन्नौजी बोली जाती है, जबकि पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। और हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आप देवनागरी चुन चुके होंगे। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें आपने भोजपुरी, ब्रज और कन्नौजी को उत्तर प्रदेश की बोली चुना, मेवाती नहीं है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यह राजस्थानी की एक बोली है, राजस्थानी भाषा की। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब दी गई? तो भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी की राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो खड़ी बोली हिंदी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है उसके उच्चारण स्थान पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो इसका जवाब, अगर आपने काकल्य ध्वनि चुनी तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ल और श का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने चयनित कर लिया प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर ल और श, यह कौन से वर्ण है, कहां से इनका उच्चारण होता है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने चयनित किया है दंत, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि स्वरों का उच्चारण होता है, तो स्वरों का उच्चारण जो है कैसे होता है? बिना किसी की सहायता के होता है, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, इसमें कौन सा रस है? तो आप स्पष्ट हो चुका होगा कि कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया जा रहा है और इसका जवाब आपने वात्सल्य रस देकर के बिल्कुल राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? तो इसमें पुत्र विकल्प बी को आपने चयनित किया तो राइट आंसर है, यहाँ वात्सल्य रस हो जाएगा अगर पुत्र रहेगा आलंबन तो। अगला प्रश्न है कि हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? और प्रश्न संख्या 80 का राइट आंसर अगर आपने भयानक चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बन बितान रविश सिदिया फल भक सलील प्रवाह पवन सेज पंखा पवन अब न कहछू परवाह, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? और इस प्रश्न का जवाब आपने शांत रस चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि किस रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है? और इसका जवाब आपने अद्भुत रस चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि एक और अजगर ही लकी एक और मृगराय अब बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इसमें कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 83 में अगर आपने भयानक रस चुना तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो आप जानते हैं कि यमक, अनुप्रास, श्लेष ये शब्दालंकार के भेद हैं, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है कि बिनु पद चलाएं सुनाई बिनु काना कर बिनु कर्म करें विधि नाना आनंद रहित सकल बस भोगी विनवानी वक्तावड़ जोगी। तो यहाँ भैया बिना कारण है कि काम हो रहा है और विकल्प में आपने विभावना चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम अब मनहु चंद बिछाई के पौने साल ग्राम, तो इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर उत्प्रेक्षा आपने सेलेक्ट किया तो जनु जानो मनु मानो शब्द आते ही उत्प्रेक्षा पर आप पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं? 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। और प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर आपने चुन लिया हरि गीत का, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ध्यान दीजिएगा, मात्रा क्रम के अनुसार दोहे का उल्टा सोरठा होता है और इस प्रश्न का जवाब आपने 11 चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? रावणु रथी विरथ रघुवीरा देखि विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। तो इसमें जो है आपने सेलेक्ट कर लिया 89 का आंसर चौपाई, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ आप देखिए 2 1 3 1 4 5 2 7 1 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देख लीजिए हो रही है ना 16 मात्राएं। और आप जानते हैं कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये यहाँ पे क्षमा करें 16। यह दीर्घ है रा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो पो धन अन को मिलाकर पौन बनता है। और प्रश्न संख्या 90 का राइट आंसर आपने अयादि सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है। विपत जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी। विकल्प बी व्यंजन संधि का उदाहरण है। और देखते हैं अगला प्रश्न। महाधन इंद्र महेंद्र का संधि विच्छेद आपको बताना है। और इसका राइट आंसर महाधन इंद्र आपने चुना विकल्प ए तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राज दरबार में कौन सा समास है। राज दरबार यानी तत्पुरुष, राजा का दरबार, तत्पुरुष विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि यथा संभव में कौन सा समास है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने अव्ययी भाव दिया होगा। बिल्कुल राइट आंसर। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब निकट के दोष को न देख पाना, डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। और इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी एक नई मुसीबत में पड़ना चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। और 97 का अगर सही उत्तर आपने चयनित किया विकल्प ए किसी कार्य का समाप्त होना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है दीपावली तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द में वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने में मध्य में संस्कृत के अशुद्ध और टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। और प्रश्न संख्या 99 का सही उत्तर अगर आपने अर्ध तत्सम विकल्प डी चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर आपने अमूल्य चुना तो राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प सी तो राइट उत्तर है। अगला प्रश्न निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। और इस प्रश्न का जवाब आपने बुलवाना चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मध्यम पुरुष का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो मध्यम पुरुष के रूप में आपने चयनित किया तुम तो बिल्कुल राइट आंसर है। बड़ा ही आसान सा इसका ट्रिक है मैं यानी प्रथम पुरुष। अगला प्रश्न स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इसमें अगर 104 का उत्तर नक्षत्रों के नाम चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो 105 का राइट आंसर अगर आपने पक्षी चुना ए तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने से बहुवचन हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 106 का राइट आंसर होगा सुधी जन, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रश्न का जवाब बनेगा विकल्प बी देवी। अगला जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। और जवाब में आपने आध्यात्मिक चुना विकल्प ए तो राइट आंसर के साथ हैं।
मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए वाक्यांश क्या बनेगा? और 109 का राइट आंसर आपने चुना है मुमुक्षु, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि उपकार को न मानने वाला के लिए वाक्यांश का सही शब्द क्या बनेगा? और 110 का अगर राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए कृतज्ञ, तो राइट आंसर के साथ में आप। कृतज्ञ जो होता है वो मानता है। निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है? और प्रश्न संख्या 111 का उत्तर आपने निस सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मौसम में आर्द्रता छाई हुई है में आर्द्रता शब्द का विलोम क्या होगा? तो आर्द्र का विलोम क्या होता है? फटाफट सेलेक्ट करिए। 112 का राइट आंसर शुष्क अगर चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्दों में अनुचित जोड़े की पहचान करना है आपको। और प्रश्न संख्या 113 का शिष्ट का परशिष्ट नहीं होगा, विकल्प सी इसका अशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है कि जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। तो जड़ का विरुद्धार्थी शब्द अगर आपने चेतन चुना तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। शशक शब्द किसका पर्याय है? और आप जानते हैं शशक यानी यह खरगोश का पर्याय है। ए विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दयुग में सही अर्थभेद को छांटिए। और प्रश्न संख्या 116 का राइट आंसर आपने जगजननी और जगज्जयी, तो इसमें जगदम्बा और विश्व विजेता के रूप में विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। भवति गमिष्यत का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है, आप जाएंगी। अगला प्रश्न, मैं क्या कहूं का संस्कृत अनुवाद आपको बताना है। मैं क्या कहूं इसका संस्कृत अनुवाद आपने विकल्प डी चुना, किम अहम पठान, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मोक्षे इच्छा अस्ति में सप्तमी का आधार क्या है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प सी चुना आपने, वैषयिक, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कामी स्वंताम पश्यति सुक्ति किसकी है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है अभिज्ञान शाकुंतलम से अवतरित यह सुक्ति है, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अस्मि इति में संधि होगी, तो इस प्रश्न का जवाब अस्मिति सेलेक्ट किया, विकल्प सी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भवादिगणस धातु नहीं है, तो इसमें विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो प्रश्न संख्या 124 का जवाब अगर आपने विकल्प सी चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मति शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? और जवाब में अगर आपने विकल्प बी चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। तो साथियों, आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।